हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी आईएएस विद आरती पासवान। यह चैप्टर 1 है हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। इस चैप्टर में हमारे क्या क्या उद्देश्य, प्रस्तावना, हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ऑप्शनल हिंदी रखा हुआ है, वो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, यानी जुड़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं उद्देश्य से। प्रस्तुत खंड की पहली इकाई में हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य काल विभाजन, नामकरण एवं विस्तृत चर्चा अध्याय में की गई है। काल विभाजन और नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों, आचार्यों को मत भी इस अध्याय में दिए गए हैं, ताकि इस इकाई का अध्ययन कर विद्यार्थी बोध प्रश्नों का उत्तर आसानी से प्राप्त कर सके। और गाइस, ये सिर्फ थ्योरी है। जिसको थ्योरी सुन के जिसको होता है सुनते सुनते रास्ते में जा रहे तो वो सुन सकता है। और मैं इसके नोट्स भी बना के आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाऊंगी, आप वो भी प्लीज़ देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना। साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। उसमें ना कोई रुकावट आती है और ना ही कोई उसे भंग कर सकता है। और समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, और परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियाँ, नई दिशाएं मिलती हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य के प्रभावित साहित्य धारा और विविध प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करना है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य की विषय शैलीगत प्रवृत्तियाँ परिवर्तन होती रहती हैं। हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात युक्त प्रतीत होती है। एक विशेष काल, समाज की विशेष परिस्थितियाँ एवं तत्संबंधी विचारधाराएं रही हैं, और उन्हीं के रूप में अनुरूप साहित्य रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं। अपवाद रहे अवश्य, परंतु गुण प्रवृत्ति के रूप में काल विभाजन करते समय स्वयं आचार्य शुक्ल जी ने विभाजन के आधार पर संबंध में अपना मत स्पष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जबकि प्रत्येक देश में साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति के संचित प्रतिबिंबित होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन चला जाता है। आदि अंत तक इन्हें चित्तवृत्तियों को, परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ समझते दिखाना ही साहित्य के इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास की सामग्री भक्तकाल, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता आदि ग्रंथों में मिलती है, किंतु काल विभाजन और नामकरण को और कोई दृष्टि नहीं की गई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास और पठन लिखने का श्रेय एक फ्रेंच विद्वान गार्सा दा दासित को दिया जाता है। इन्होंने फ्रेंच भाषा का ईश्वर द ला सितरेतु रूही एवं हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की अंग्रेजी विवरण कुमार सार, हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों को परिचय दिया, परंतु उन्होंने काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया था। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ इस विद्वान शिव सिंह सेगर का शिव सिंह सरोज है। इनमें से लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और इनकी कविता के उदाहरण संग्रहित किए हैं। काल विभाजन का इससे कोई संकेत नहीं है। इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय गित्रसन को है, पर जैसा कि उन्होंने स्वयं को अपने ग्रंथ की भूमिका स्वीकार किया है, उन्हें सामने उनकी ऐसी कठिनाई थी
जिसमें वे काल कर्म काल विभाजन एवं निर्वाह सफल नहीं हो सके। उन्होंने लिखा सामग्री को यथासंभव काल कुमार सार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ये स्वर सरल नहीं रहा है। कतिपय स्थलों को तो वह असंभव सिद्ध हुआ है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों को अंतर्गत विभाजित किया है। पहला चरण काल है 1702 से 1300 ईस्वी तक, और दूसरी 15वीं सदी की धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरी जयसी की प्रेम कविता, चौथी है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, चौथा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य हिंदुस्तानी, और पहला महारानी विक्टोरिया एवं शासन हिंदुस्तानी की डॉक्टर गित्य सर्जन के विभाजन अनेक असंगतियां, न्यूनता एवं त्रुटियां होते भी प्रथम प्रयास होने के कारण इनका या इसका अपना महत्व है। आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बिंदु विनोद 1913 काल विभाजन का एक नया प्रयास किया, जो प्रत्येक दृष्टि से गीत सर्जन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ एवं विकसित कहा जाता है। इनका विभाजन इस प्रकार है। आरंभिक काल यानी पूर्व आरंभिक काल, ये हुआ 600 से 1343 में। ये उत्तर आरंभिक काल, ये 1344 से 44 तक, मतलब 1444 तक। दूसरा है माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और माध्यमिक काल, ये 1561-1580 तक चला। अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर क्लिक काल, ये 1819 में चला। परिवर्तन काल, ये 1890 से 1925 तक चला। वर्तमान काल 1926 ईस्वी अब तक। मिश्र बिंदुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का नया प्रयास किया। इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता और सुबोधता है। अपनी इसी विशेषता के कारण यह आज तक सर्वमान्य स्वर्त प्रचलित है। उनका काल विभाजन इस प्रकार था। पहला था आदिकाल वीर गाथा काल, स्वत 1050 से 1375 तक। दूसरा था पूर्व मध्य काल भक्ति काल, स्वत 1375 से 1700 तक। तीसरा था उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, स्वत 1700 से 19 तक। और चौथा था आधुनिक काल गद्य काल, स्वत 1900 अब तक। शुक्ल जी के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम इस प्रसंग उल्लेखनीय, जिन्होंने अपना नया काल विभाजन प्रस्तुत किया, वह इस प्रकार है। सिंध काल 750 से 100 तक, मतलब 1000 तक। दूसरा चरण काल है 1000 से 1375 तक। तीसरा है भक्ति काल 1375 से 17 तक। और चौथा है रीति काल 1719 तक। और आधुनिक काल 1900 अब तक। डॉक्टर वर्मा में विभाजन अंतिम 3 काल विभाजन आचार्य शुक्ल जी ने इसे विभाजन के अनुरूप किया। केवल वीर गथा काल के स्थान पर चाणक्य काल ने सिंधी काल का नाम देकर अपना नारायण स्थापित किया। इस परंपराओं में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया काल विभाजन उल्लेखनीय है। उनके काल विभाजन या शुक्ल जी की कोई अधिक विभिन्नता नहीं। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल वीर कथा युग के स्वत 1000 से स्वत 1400 तक। पूर्व मध्यकाल युग भक्ति का युग 14 से स्वत 17 तक। उत्तर मध्य युग रीति ग्रंथों का युग स्वत 1719 तक। और चौथा है आधुनिक काल निम्न विकास युग स्वत 19वीं तक। उपयुक्त काल विभाजन परंपरा शुक्ल जी के बाद विद्वानों का थोड़ा बहुत परिवर्तन करने के अपना काल विभाजन प्रस्तुत करने के प्रयास किया, परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन का आधार अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और उपयुक्त प्रतीत होता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में उसका अनुमोदन किया गया है। उनका काल विभाजन इस प्रकार था। पहला
पहला था प्रारंभिक काल 1184-1350 तक, दूसरा था पूर्व मध्य काल 1350 से 16वां तक, तीसरा था उत्तर मध्यकालीन मतलब उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 तक, और चौथा था आधुनिक काल 1857 मतलब अब तक। इस परंपरा में डॉक्टर नागेंद्र का नाम उल्लेखनीय उन्हें हिंदी साहित्य काल विभाजन के नामकरण से इस प्रकार जाना जाता है। पहला है आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं मध्य से 17वीं सदी तक, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, चौथी आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। अब आगे बढ़ते हैं। पहला है पुनः जागरण काल, भारतीय तेंदु काल 18वें से 77 मतलब 1877 से 19वीं तक। दूसरा है जागरण सुधार काल देवदी काल 19वीं से तक 1918 तक। तीसरा है छायावादी काल, छायावाद काल से 1918 से 1938 तक। अब आगे चलते हैं। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक। दूसरा है नवलेखन काल से 1953 से अब तक। उपयुक्त सभी काल का विभाजन शुक्ल जी काल विभाजन ही ईश्वर समस्त के माना गया है। हिंदी साहित्य का नामकरण। हिंदी साहित्य काल विभाजन को लेकर विद्वानों के अधिक मतभेद नहीं है, केवल हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर मतभेद है। उसमें कुछ मुख्यतः दो वर्ग हैं। एक वर्ग हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानता है और दूसरा वर्ग 10वीं शताब्दी से। वास्तव में शताब्दी से 10वीं शताब्दी काल खंड का हिंदी साहित्य क्रम भूमि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो यह मतभेद भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस कालखंड में रचनाएं अप्रश्न और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म है। हिंदी भाषा एवं साहित्य एवं मूल चेतना को जानने के लिए कालखंड की भाषा, स्वरूप, इतिहास, साहित्य धारा को समझना अति आवश्यक है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। मुख्यतः 10वीं शताब्दी की 14वीं शताब्दी तक आरंभिक कालखंड आदिकाल और 17वीं शताब्दी तक 19वीं शताब्दी तक कालखंड रीतिकाल नामकरण को लेकर ही अधिक मतभेद हैं। तो पहला 10वीं शताब्दी को 14वीं शताब्दी तक कालखंड की विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। क्षरण काल गृहस्वन, प्रारंभिक काल मिश्रबिंदु, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेन समत काल राहुल सत्यनारायण, विजयवनपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्धि काल क्षरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, क्षरण काल ग्रीस संस्वर प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास को आरंभिक काल का नामकरण चाणक्य काल को किया गया है, किंतु इस नामकरण का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते। उन्होंने क्षरण काल को 643 ईस्वी को माना, जबकि 1000 ईस्वी तक कवियों के द्वारा लिखित की गई उपलब्ध नहीं होती। ये नामकरण उपयुक्त नहीं है। प्रारंभिक काल मिश्र बिंदु को 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक काल को प्रारंभिक काल का नाम अभिव्यक्त किया गया। यह नाम किसी भी साहित्य की प्रवृत्ति को घोतक नहीं है। यह एक सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा को प्रारंभ हो बनती है। यह नाम भी तर्कसंगत है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक काल विधि के वीरगाथा के काल से नाम के जाना जाता है या नाम दिया। अपने मत का समर्थन उन्होंने कहा कि आदिकाल की दिक परंपरा को बीच प्रथम 150-200 वर्षों के भीतर जो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति में निश्चित हो पाता है। धर्म,
नीति, श्रृंगार, वी सब प्रकार की रचनाएं दोहे मिलते हैं। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयाँ आरंभ होती हैं तब से हिंदी साहित्यिक प्रवृत्ति विशेष रूप बांधती हुई पाते हैं। राजश्री कवि और चरण जिस प्रकार के रीति, श्रृंगार आदि के फुटफाल दोहे राजसभाओं को सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने श्रदाता राजाओं को परंपरा पूर्ण चरित्र या गाथा को वर्णन किया करते थे। ये प्रबंध परंपरा और राजों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर कथा काल कहा जाता है। शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण करने के लिए जिन वह ग्रंथों का आधार पर बनाया गया यही वह ग्रंथ है। विजयपाल रसो, पृथ्वीराज रसो, अमीर रसो, जय चंद्र प्रकाश, कीर्तिलाता, जय मयंक, जस चंद्रिका, कीर्ति पत्रिका, प्रभात रसो, खुमान रसो, खुजरों के पहलियों, विश्वदेव रसो, विद्यापति के पदवली, जिन्हें 12 रचनाओं को शुक्ल जी के नामकरण के आधार पर मानना। आचार्य हजारी प्रसाद देवती जी ने रचनाओं का आरंभ विकसित करते हुए वीर गाथा काल नामकरण को निरर्थक सिद्ध किया, जिसे विशलदेव रासो और खुमान रसों को नए शोध परिणामों के आधार से 16वीं शताब्दी की रचित मान गए। अमीर रासो, जय चंद्र प्रकाश और जय चंद्र का नोटिस मात्र में इसी प्रकार की प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रसो को अर्ध प्रमाणित मान लिया गया। परमाल रसों का अलाह खंड के मूल राज आज कहीं पता नहीं। अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए हैं, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की रचनाएं हुई हैं। सिद्धांत काल राहु संख्यात्यान में इस काल का नामकरण सिद्ध समान काल लिखा गया है। काल किया गया इसके मात्र अनुसार कालखंड के समाज जीवन में सिंधों पर और राजनीति समानताओं को एक अधिकार था। इस युग के कवियों को अपनी रचनाओं को समानताओं को यशोगान प्रमुख रूप के किया गया। इस युग को अंतर्वाह प्रवृत्तियों को अध्ययन करने का पता चलता है कि वह सिद्धों का समानताओं को विशेषता को इस नामकरण को तत्कालीन समानता वातावरण को तो पता चलता है, परंतु किसी भी साहित्य की प्रवृत्ति के उद्घाटन नहीं हो पाता। इस नामकरण के नाथ पंथी और दृढ़ योगी कवियों को खुसरो आदि व काव्य प्रवृत्ति को समावेशी नहीं हो पाता। बीजपन काल महावीर प्रसाद देवती जी ने काल का नामकरण बीजापन काल किया, परंतु यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। भाषा की दृष्टि से यह काल भले ही बीजापन का काल हो, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से स्थिति का ऐसी नहीं थी। इस नाम से यह आरंभ होता है कि उस समय साहित्य की प्रवृत्तियाँ शीर्षस्थ थी, जबकि ऐसा नहीं। साहित्य का उस युग में निज प्रवर्तक को प्रयास आता है, अतः यह नाम भी उचित नहीं है। वीर काल आ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल का नाम वीर काल किया गया। यह नाम रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा नाम वीर गाथा काल का रूपांतर मात्र किसी भी नियमित तथ्य प्रस्तुत करने वाला भी नहीं था। नामकरण वीर समीचीन नहीं है। संधि एवं चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि काल के 2 खंडों को विभाजित कर सिंधी काल का चाणक्य काल नाम दिया गया। सिंधी काल भाषा की ओर संकेत करता है कि और चाणक्य काल से एक वर्ग से विशेष बोधता है। इस नामकरण को यह दृष्टि है कि इसे किसी भी साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर नहीं बनाया गया। किसी भी जाति विशेष नाम साहित्य में उस काल का नामकरण उचित नहीं है। यह नामकरण ठीक नहीं है। आदिकाल हजारी प्रसाद देवती जी ने इस काल को साहित्य अधिकांत सिंधी और अप्रमाणिक मानते हुए भी उसमें 2 विशेषताओं को रेखांकित किया है, नवीन ताजगी और अपूर्व तेजस्विता। इन दोनों विशेषता को ध्यान में रखते हुए काल का नाम उन्होंने आदिकाल रखा। अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तुत हिंदी का आदिकाल का शब्द इस प्रकार का ब्राह्मिक धारणाओं को सृष्ट कर
सृष्टि करता है कि श्रोता चित्त ये भाव साहित्य काल है। यह ठीक नहीं है कि वो यह बहुत काल अधिक परंपरा प्रेमी रुचिग्रस्त और सचेत कवियों के काल है। इस प्रकार वास्तव में आदिकाल प्रारंभ न होकर भी परंपरा के विकास के सूचक है। इस नाम शताब्दी 18वीं शताब्दी बौद्ध सिद्ध नाथ योगों के साथ वीर कथा काव्यों अब्दुर्रहमान विद्यापति एवं खुजरो आदि को स्तुता का समेटता कर सकता है जा किया सकता है और फुटकर कवियों के नाम निगाहने से बचा जा सकता है। आदिकाल नाम में हिंदी काव्य रूप एवं विद्वानों द्वारा आदिकाल नाम मान रहा है। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1375 से लेकर 1700 तक कालखंड पूर्व मध्य काल की संज्ञा की अभिहित किया गया है। इस युग के साहित्य में भक्ति की मुख्य प्रवृत्ति को देखते हुए भी इस काल विधि का नामकरण भक्ति काल किया गया है। इसी प्रवृत्ति सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है और आज भी भक्ति काल नामकरण से सामान्य है। पहला 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक कालखंड रीति काल के नामकरण विशेष मतभेद। आचार्य शुक्ल जी ने स्वयं 1716 तक 19वीं तक समय को उत्तर मध्य काल नाम दिया गया। इस युग की साहित्य रीति का लक्षण ग्रंथ लेखन की परंपराओं को देखते हुए भी रीति काल के कहने तर्क संगत माना है। इस काल नामकरण को लेखक भी विद्वानों से मतभेद है। अलंकृत काल भी मिश्र बंधु रीति काल रामचंद्र शुक्ल कलाकाल रमाशंकर शुक्ल जी सरसाल श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अलंकृत काल मिश्र बिंदुओं को इस युग के नामकरण अलंकृत काल करते हुए कहा कि रीतिकालीन कवियों को ने जिन्होंने आग्रह के साथ रचना शैली और अलंकृत करने का प्रयास किया है उतना ही अन्य किसी भी काल को कवियों को ने नहीं। इस प्रवृत्ति के कारण ये अलंकृत काल को कहने का दूसरा कारण यह है कि इस काल के कवियों को अलंकृत निरूपण ग्रंथों को लेखक को विशेष रुचि प्रसिद्ध किया। महाराजा जनस्वंत सिंह का भाषा भूषण मतिराम का ललित लालम केसर की कवियों प्रिया रसक प्रिया तथा सुरती मिश्र की अलंकार माला आदि ग्रंथों को महत्वपूर्ण है। परंतु इस काल को अलंकृत काल नाम देना उचित नहीं है क्योंकि अलंकृत प्रवृत्ति इस काल की विशेष प्रवृत्ति नहीं है। ये प्रवृत्ति तो हिंदी आदि काल से लेकर आज तक चली आ रही है। दूसरे नामकरण कविता के केवल विरुद्ध पक्ष सूचक है। इससे कविता के अंतरंग पक्ष भाव एवं रस की अवलोचना होती है। तब बिहारी जी और मतीराम जैसी रस सिद्ध कवि जिनकी कविता में भाव की प्रधानता है उनकी कविता के साथ साथ न्याय नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त अलंकृत काल का नाम स्वीकार कर लेने से काल की विशेषता प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता की पूर्ण उपेक्षा हो जाती है। कलाकार रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कलाकाल नाम दिया। उनका कहना है कि मुसलमान शाहजहां संपूर्ण शासन कलाकार विस्तृत था। इस युग में एक और कला का चरम बिंदु ताजमहल के रूप में काल के गाल अश्रु बनकर प्रकट हुआ है तो दूसरी ओर हिंदी कविता की कला आत्मा संयुक्त हुई है। इस काल में कवियों ने विशेष अपेक्षा शैली की ओर से अधिक ध्यान दिया। उनकी कविता में चित्रता का भी योग हुआ बिना न रह सका। अतः एवं कलाकाल नाम से प्रस्तुत कविता का प्रारंभ पक्ष में विशेषता का बोध होता है। कविता का अतिरिक्त उपयोग अपेक्षित रहा जाता है। साथ ही इस युग की व्यापक संग्रास रचना या चेतना की अवमानना हो जाती है। श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल का कहना अधिक उपयुक्त समझा है। उनके द्वारा दिया गया नामकरण इस काल का प्रयुक्त
श्रृंगार रस की प्रावधान लक्षण कर दिया है, परंतु यह नाम भी युक्त संगत नहीं है, क्योंकि रीतिकालीन कवियों को श्रृंगार अतिरिक्त वीर रस और कविता में भी लिखी है। साथ ही भक्ति परक, नीति परक और रचनाएं भी इस युग की लिखी गई हैं। रीतिकालीन कवियों को मूल स्वयं श्रृंगार कभी नहीं रहा। उनका उद्देश्य तो अपने आश्रयदाताओं को प्रशंसा यथार्थ करना है। आश्रयदाता विलेजी प्रतीत थे। श्रृंगार ने उनकी रुचि देखते हुए उन्होंने श्रृंगार परक कविता लिखी। यज्ञ काल का श्रृंगार रस की प्रधानता का, परंतु स्वतंत्र न होकर स्वर्त रीति पर आश्रित है। यह नामकरण उचित है। रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण रीतिकाल किया। उनका मत है कि रीति ग्रंथों को कृता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यों को शास्त्रीय प्रसिद्धि के निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों का विशेष श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत सरस और हृदयगृह उदाहरण अत्यंत प्रसिद्ध परिणाम में प्राप्त हुए। शुक्ल जी ने इस नामकरण का आधार का इस काल के रीति ग्रंथों को, रीति ग्रंथकारों को, सिद्ध परंपराओं को, इस नाम को सभी विद्वानों ने लगभग एकमत से स्वीकार किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र आदि विद्वानों के शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम स्वीकार किया गया। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने इसे युग के रीतिकाल नाम से सर्वप्रथम स्पष्ट करते हुए कहा कि काल कहने के कवि को इसी काल अपेक्षा की श्रृंगार काल को करने के लिए वीर रस और राज प्रशंसा की, किंतु रीति काल करने का पर्याय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु विशेषता अपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामान्य आ जाती है। इस युग की रीति प्रसिद्ध का युग था। ये धारणा वास्तविक रूप में से सही थी। इस प्रकार रीति काल नामकरण अधिक तर्क संगत एवं वैज्ञानिक प्रतीत होता है। 11वीं शताब्दी तक अब तक कालखंड एवं नामकरण। श्वेत 1117 आरंभ में आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य का विकास का प्रधानता देखते हुए गद्य काल नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेस उद्योग को आधुनिकता का वाहन मानते हुए श्याम सुंदर दास उनसे नवीन विकास का युग कहते हुए गद्य का विकास इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यह भी इस काल में कविता का क्षेत्र में भी विधि नवीन प्रवृत्ति का विकास हुआ, किंतु जैसे कि विकास गद्य के विभिन्न अंगों का हुआ है, वैसा कविता का नहीं हो सकता। आधुनिक काल को आज शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया गया और उन्हें प्रथम उन्नति, द्वितीय उत्थान और तथा तृतीय उत्थान कहा। अधिकांश आधुनिक विद्वान उन्हें भारतीय युग अथवा पूर्ण जागरण काल, देवदी युग अथवा जागरण सुधार काल, छायावादी युग और छायावादो युग की में प्रवृत्ति प्रयोग काल, नवलेखन काल मानते थे। देवदी युग अब तक आधुनिक युग की धाराएं सीधी रही हैं, किंतु छायावाद जन्म के साथ साथ उनमें से नाना वादों की प्रवृत्ति की बाढ़ सी आ गई है। आधुनिक काल में प्रवृत्ति इतनी विशाल और बहुमुखी है उसे किसी भी विशिष्टवाद या प्रवृत्ति की समुचित सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसी कारण आदिकाल के समान इस काल को भी आधुनिक काल कहना ही अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। थैंक यू गाइस। ये हमारे 2 प्रश्न हैं। आगे ये चैप्टर चालू हो जाएगा आपका दूसरा आदिकाल। ये चैप्टर यहीं तक था। ये 2 प्रश्न के मैं लिस्ट बनाऊंगी, इन दोनों के क्वेश्चन क्या हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के काल विभाजन में विस्तृत लेखा। तब एक लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। और विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य काल विभाजन में किस प्रकार किया। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।